फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। इनफैक्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था बैलेंस ग्रोथ की थ्योरी क्या कहती है और डिफरेंट व्यूज क्या हैं उसके बारे में, रोजेंस्टाइन जॉर्डन के और नर्क्स के और लुइस के। ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन क्या कहता है अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी का और इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। विदाउट फालतू बातें शुरू करते हैं। ठीक है, द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ सिंपल वर्ड्स में पहले बता देता हूँ क्या कहती है और पूरी थ्योरी में वही चलेगा। ये कहती है कि जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए और बाकी सेक्टर्स में साइमल्टेनियसली खुद ब खुद तरक्की होती रहेगी, क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट करेगा बाकी सेक्टर्स पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट एनकरेज करेगी कि वहां पे इंडस्ट्रीज खुद आके सेटअप हों एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो चलिए ऑफिशियली किस तरीके से लिखना है इसको ये डिस्कस करते हैं। हिचमैन, रोस्टो, फ्लेमिंग, सिंगर, etc. and others have propounded the concept of unbalanced growth as a strategy for development of underdeveloped countries. हिचमैन, रोस्टो, फ्लेमिंग एटसेट्रा इन्होंने कहा था कि भाई अनबैलेंस ग्रोथ से ही, अनबैलेंस तरीके से ही हम जो अंडरडेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। द थ्योरी स्ट्रेसेस the need for investment in strategic sectors of the economy rather than all the sectors simultaneously. ये थ्योरी कहती है कि सारे के सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो की सेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करो। द अदर सेक्टर्स वुड ऑटोमेटिकली बी डेवलप थ्रू लिंकेज इफेक्ट। तो बाकी सेक्टर्स खुद ब खुद प्रेशर्स या लिंकेज इफेक्ट के थ्रू डेवलप हो जाएंगे। कैसे, वो अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर एक डेफिनेशन, आपको पता है मैं हर एक थ्योरी के अंदर कोशिश करता हूँ कि एक डेफिनेशन ऐड हो। इससे टीचर्स पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जब मैं पेपर चेक करने चाहता था तो मैं सोचता था कि अगर बच्चे ये डेफिनेशन लिखें तो उनका काफी ज्यादा मतलब अच्छे नंबर आने के चांस बढ़ जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ चेन ऑफ इक्विलिब्रिया, फिर से बोलता हूं, डेवलपमेंट इज अ चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रिया दैट मस्ट keep alive then eliminate the disequilibria of which profits and losses are symptom in a competitive economy। ये कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, एक चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है कि हमें डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करना है। ठीक है, हमें अनबैलेंस क्रिएट करना है और अनबैलेंस को एलिमिनेट नहीं करना। ठीक है, तो अनबैलेंस को लगातार अलाइव रखना है ताकि बाकी सेक्टर्स भी डेवलप होंगे, उससे डेवलपमेंट हो सकती है। कैसे, वो मैं बताऊंगा। इफ द इकोनॉमी इज टू बी केप्ट मूविंग अहेड, the task of development policy is to maintain tensions, disproportions and disequilibria। तो हिचमैन का ये मानना था कि अगर हमने इकोनॉमी को लगातार डेवलप करते रहना है तो मेन टास्क डेवलपमेंट पॉलिसी का ये होना चाहिए कि टेंशंस क्रिएट करे, डिसप्रोपोर्शंस या डिसइक्विलिब्रियम में रखे इकोनॉमी को, तभी फर्दर मूव हो सकती है। कैसे, अभी डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी। एक्सप्लेनिंग, मैंने एक्सप्लेनिंग, हाँ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनिंग की स्पेलिंग गलत लिख दी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सप्लेनिंग। ठीक है, स्पीड स्पीड में कभी कभी ऐसा होता रहता है। ठीक है, अब प्रेशर होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, उनके साथ साथ मुझे ये नोट्स भी बनाने हैं, तो बीच में मुझे आधा पौना घंटा मिलता है तो मैं कभी एक पार्ट लिख लेता हूँ फिर दूसरा पार्ट लिख लेता हूँ, तो ये स्पीड स्पीड में हो जाता है कभी कभी। एक्सप्लेनिंग द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ इन हिज बुक स्ट्रेटजीज ऑफ economic development, Professor Hirschman states that creating imbalances in the system is the best strategy for growth। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, जो भी फलां फलां किताब है आप लिख लेना, कि उन्होंने कहा था कि भाई अनबैलेंस क्रिएट करके ही देश की तरक्की हो सकती है, कंट्री की तरक्की हो सकती है, तो अनबैलेंस करना ही एक अच्छी स्ट्रेटजी है। Owing to the chronic scarcity of resources in less developed countries, LDCs मतलब less developed countries, these must be इकोनॉमिकली यूटिलाइज। तो जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी है, तो रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना चाहिए। अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी शुड गेट प्रायोरिटी इन मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो भी लिमिटेड पैसा है उसको स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में ही लगाना चाहिए, की सेक्टर्स या इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में ही लगाना चाहिए। ग्रोथ ऑफ दीज सेक्टर्स विल ओपन न्यू चैनल्स ऑफ ग्रोथ इन अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इन सेक्टर्स में पैसा लगाओगे तो बाकी सेक्टर्स में भी जो ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बढ़ जाएंगी। इट कैन बी डिस्कस्ड अंडर टू हेडिंग्स, या दो फैक्टर्स की मदद से हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों। सबसे पहला, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो ये थ्योरी भी, जैसे बैलेंस ग्रोथ थ्योरी कहती थी, ये थ्योरी भी कहती है कि एक सेक्टर डेवलप होगा तो दूसरे सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, उसको एक्सटर्नल इकोनॉमीज कहा जाता है। अगर फिर भी आपको एक्सटर्नल इकोनॉमीज के बारे में और ज्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है। अनबैलेंस ग्रोथ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिचमैन जनरेट्स एक्सटर्नैलिटीज। ये कहते हैं कि अनबैलेंस करेंगे तो एक्सटर्नैलिटीज जनरेट होंगी। दस
द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री ए मस्ट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज बी, सी एंड सो ऑन। एक इंडस्ट्री डेवलप करोगे तो दूसरे को रॉ मटेरियल मिल जाएगा, तीसरे को कुछ मिल जाएगा, चौथे को कुछ, तो बाकी इंडस्ट्रीज की भी साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट हो जाएगी। सब्सिक्वेंटली द ग्रोथ ऑफ बी एंड सी विल लिंक इटसेल्फ टू द ग्रोथ ऑफ ई एंड एफ एंड सो ऑन। अगर बी एंड सी डेवलप करेंगे इंडस्ट्रीज, उससे कोई और इंडस्ट्रीज रिलेटेड होंगे, उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी। दस एक्सिस्टिंग एक्सटर्नैलिटीज आर एक्सप्लोर्ड एंड फ्रेश वंस जनरेटेड। जो एग्जिस्टिंग जो एक्सटर्नैलिटीज या पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो है जनरेट होती हैं, एग्जिस्टिंग जो है एक्सप्लोर की जाती हैं, और जो फ्रेश वन है वो और ज्यादा जनरेट हो जाती है। मतलब फैक्ट्रियां खुलेंगी, उनके दम पे कोई और फैक्ट्रीज खुल जाएंगी, उनको देखी देखी कोई और खुल जाएंगी, ऐसे। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लीमेंटैरिटी, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रोथ ऑफ आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री ए मे जनरेट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री बी एंड सी एंड ऑल्सो मे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। अगर एक फैक्ट्री या एक इंडस्ट्री डेवलप होती है तो वो दूसरी इंडस्ट्री से सामान खरीदेगी, उनको भी डेवलपमेंट मिलेगी, और दूसरी इंडस्ट्रीज को सस्ते में सामान बेचेगी भी। समझ की बात। तो सबकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। दीज आर द टेक्निकल कॉम्प्लीमेंटैरिटीज विच स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्रीज। फॉलो द स्ट्रेटजी ऑफ अनबैलेंस्ड। फॉलोइंग यहां पे आना था, फॉलोइंग मैं लिख देता हूं, फॉलोइंग द स्ट्रेटजी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो अनबैलेंस ग्रोथ की स्ट्रेटजी को फॉलो करते करते जो ग्रोथ है वो स्टिमुलेट हो जाएगी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। दस इट इज थ्रू द एक्सटर्नैलिटीज एंड टेक्निकल कॉम्प्लीमेंट्रीज दैट इन्वेस्टमेंट गेट स्टिमुलेटेड फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर। एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में जो है वो जो ग्रोथ है वो स्टिमुलेट करेगी। अकॉर्डिंगली द होल इकोनॉमी विल डेवलप फास्टर देन अदरवाइज। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी साइमल्टेनियसली फास्टर रेट पे डेवलप करने लग जाएगी, और अदरवाइज का मतलब, देन अदरवाइज का मतलब अगर ये ना करती तो वो स्पीड कम ही रहती। हिर्चमैन क्लासिफाइज इन्वेस्टमेंट इन टू पार्ट्स। उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट दो दो पार्ट्स में की जा सकती है, इनमें में से किसी भी एक पार्ट में कर दो, दूसरा सेक्टर अपने आप ही डेवलप होगा। सबसे पहले सोशल ओवरहेड कैपिटल, एसओसी, बेसिकली इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आ जाता है। एसओसी इज टर्म्ड एज, कि कई जगह पे सोशल ओवरहेड कॉस्ट्स लिखा हुआ है, सोशल ओवरहेड कैपिटल लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दोज बेसिक डिवाइसेस विदाउट विच प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज कैन नॉट फंक्शन। इसमें यह बताया कि वो, इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जिनके बगैर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज या सेक्टर्स काम ही नहीं कर सकते। दिस कॉल्स एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स, रोड्स आ गई, इरिगेशन वर्क्स आ गए, पावर ट्रांसपोर्ट आ गया, कम्युनिकेशन आ गया। इनके बगैर कौन सी फैक्ट्री सेटअप होगी, कौन सा काम चलेगा। द इन्वेस्टमेंट ऑन दीज प्रोजेक्ट्स क्रिएट मोर इकोनॉमीज देन दीज प्रोजेक्ट्स अप्रोप्रिएट। सिंपल वर्ड्स में ये ज्यादा मतलब इन प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने से, इनमें इन्वेस्टमेंट करने से जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सिंपल वर्ड्स में ये बताना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसको डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहा गया है हिर्चमैन के जरिए, ठीक है। दीज सीरीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय the objective of social desirability and such investments are undertaken by public agencies। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो मतलब इस टाइप के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना, इस टाइप के सेक्टर को बढ़ावा देना, वो जो सोशल डिजायरेबिलिटी होती है, हमारे पूरे समाज की डिजायर होती है कि ये सारी बेसिक फैसिलिटीज तो मिलनी चाहिए, और इस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली पब्लिक एजेंसीज या सरकार करती है। सेकंड पॉइंट आ जाता है डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पे कंपनियां खोलना, सीधा प्रोडक्शन करना। डीपीए जिसको कहा गया है, डीपीए आर दोज एक्टिविटीज विच आर अ कंसिक्वेंस ऑफ सम इन्वेस्टमेंट। जो कोई इन्वेस्टमेंट करके कोई गुड सर्विस प्रोड्यूस करना। एड टू फॉलो of final goods and services, add to flow, sorry मैं follow कह गया, add to flow of final goods and services। जब भी इन्वेस्टमेंट करके फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाया जाए, जीडीपी बढ़ाई जाए, तो उसको डीपीए, मतलब कोई फैक्ट्री खोलना, कोई काम करना। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आर अंडरटेकन बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। इस टाइप की इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर करता है, ठीक है, ये बात याद रखना। इस टाइप की इन्वेस्टमेंट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर करते हैं। दस इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, अगर एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होनी है, इट वुड डीम्ड एज दैट बिलोंग टू डीपीए। अगर इंडस्ट्री में कहीं इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई ना कोई काम चल रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है उनको डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कहा जाता है, डीपीए कहा जाता है, ठीक है। अब बोथ SOC and DPA cannot be taken up simultaneously in less developed countries owing to the general lack of resources। अब जितनी भी अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनमें रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, उनमें रिसोर्सेज इतने अच्छी तरीके से नहीं है, और अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो पैसा दोनों के दोनों सेक्टर्स में साइमल्टेनियसली नहीं लगाया जा सकता। समझ की बात। इनिशियली वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन ईदर ऑफ टू, दोनों में से किसी भी एक सेक्टर में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। समझ की बात।
समझ की बात। इनिशियली वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन ईदर ऑफ द टू, द अदर वन वुड ऑटोमेटिकली बी स्टिमुलेटेड थ्रू द एक्सटर्नैलिटीज ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटीज। तो दोनों में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और जब दोनों में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दूसरा सेक्टर अपने आप ही स्टिमुलेट हो जाएगा। हिट्समैन thus suggests ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इन टू वेज। हिट्समैन क्या करता है, जो भी अपनी इकोनॉमी है उसको दो तरीके से डेवलप करने की सोचता है। एक तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर दो, एसओसी में इन्वेस्टमेंट कर दो, और दूसरा वो कहता है कि भाई डीपीए में इन्वेस्टमेंट कर दो। दो तरीके रहते हैं। तो पहला तरीका अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी थ्रू एसओसी, मतलब सोशल ओवरहेड कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दो। ग्रोथ ऑफ एसओसी अकॉर्डिंग टू हिट्समैन वुड स्टिमुलेट द इन्वेस्टमेंट इन डीपीए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, एसओसी बढ़ेगा, तो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बढ़ेंगी ना, खुद ब खुद सारी इन्वेस्टमेंट्स होती रहेंगी, ठीक है ना, खुद ब खुद सारी इन्वेस्टमेंट्स होती रहेंगी। समझ की बात। फॉर एग्जाम्पल, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सपेक्टेड टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी या बिजली या ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदे पहुंचेंगे। लाइकवाइज इससे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन वर्क्स इज एक्सपेक्टेड टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। तो अगर हम लगातार इरिगेशन फैसिलिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो इससे सारे के सारे जो क्या कहते हैं बाकी सेक्टर्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगा। समझ की बात। तो ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो इंडस्ट्रीज खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी थ्रू डीपीए। अगर डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के थ्रू अनबैलेंस क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज वुड प्रेस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसओसी। अगर हम इंडस्ट्रीज खोल देते हैं, पहले ही कई जगह पे इंडस्ट्रीज खुल गई, वहां सड़कें सड़कें नहीं बनी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, तो वहां पे अपने आप डिमांड बढ़ जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर की। डिमांड फॉर रोड्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वुड इंक्रीज, प्रेसिंग फॉर ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन दीज एक्टिविटीज। इंडस्ट्रीज खुल गई तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड अल्टीमेटली बढ़ती रहेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर पड़ेगा, वो अपने आप को डेवलप कर देगा। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिंकेजेस दैट द इकोनॉमी विल ग्रो। तो एक सेक्टर को डेवलप करो, दूसरे सेक्टर पे लिंकेज बनेगा, प्रेशर बनेगा, वो दूसरा सेक्टर खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। एक्स एक्सिस पे है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इन सोशल ओवरहेड कैपिटल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में, और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इन डीपीए मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह खोल ली। तो अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इन्वेस्टमेंट इन एसओसीज शोन ऑन एक्स एक्सिस व्हाइल इन्वेस्टमेंट इन डीपीए इज शोन ऑन वाई एक्सिस। इस हिसाब से आपको पेपर में लिखना है। ए बीबी एंड सीसी आर कॉल्ड इक्वी प्रोडक्ट कर्व। इक्वी प्रोडक्ट मतलब इस पूरी की पूरी कर्व पे एक जो है इक्वल प्रोडक्ट बन रही है। समझ की बात। इंडिकेटिंग वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ एसओसी एंड डीपीए कॉरस्पॉन्डिंग टू अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट और नेशनल इनकम के एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट पे ये सारी कर्व पे एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट बन रहा है, ठीक है, तभी इसको इक्वी प्रोडक्ट कर्व कहा गया है। हायर द कर्व ग्रेटर द लेवल ऑफ आउटपुट। जितनी ऊपर जाती रहेगी बी सी, जितना ऊपर ऊपर जाती रहेगी उतना लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता रहेगा। ग्रोथ प्रोसेस में बी एक्सप्लेन्ड बाय इनिशियली मेकिंग इन्वेस्टमेंट ईदर बाय डीपीए और एसओसी। तो हम ग्रोथ प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, या तो हम डीपीए में इन्वेस्टमेंट करें या फिर एसओसी में इन्वेस्टमेंट करें। इनकी इन्वेस्टमेंट करके हम ग्रोथ प्रोसेस को आगे लेके जा सकते हैं। इट इज बिकॉज Hirschman assumed that in underdeveloped countries एसओसी एंड डीपीए कैन नॉट बी एक्सपेंडेड साइमल्टेनियसली। आपको पता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास इतने पैसे नहीं है कि साइमल्टेनियसली इन्वेस्ट दोनों के दोनों सेक्टर्स में कर दें। देयरफॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में चूज ईदर टू इन्वेस्ट फर्स्ट इन एसओसी एंड क्रिएट अनबैलेंस इन डीपीए, और फर्स्ट टू इन्वेस्ट इन डीपीए एंड क्रिएट इम्बैलेंस या अनबैलेंस इन एसओसी। तो दोनों में से किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है और दूसरे सेक्टर के लिए अनबैलेंस क्रिएट करना है, उस पर प्रेशर क्रिएट करना है ताकि वो डेवलप हो। The former method is known as development via excess capacity of SOC। मतलब SOC में इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ तो उसे कहते हैं डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी ऑफ SOC। अगर डीपीए में करें तो लेटर इज नोन एज डेवलपमेंट वाया शॉर्टेज। मैंने यहाँ शॉर्टेज के स्पेलिंग गलत लिख लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से। मैंने आपको बताया स्पीड में कभी कभी हो जाता है। तो डेवलपमेंट वाया शॉर्टेज ऑफ एसओसी, इसमें डीपीए पे इन्वेस्टमेंट होगी। दस द ग्रोथ प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन इन टू वेज। तो मैंने दोनों तरीके से एक्सप्लेन किया है और इस एक्सप्लेनेशन में इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन जुड़ी हुई है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एसओसी। अगर सोशल ओवरहेड कैपिटल पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा पैसा लगाते हो तो क्या होता, अंडर दिस द डेवलपमेंट टेक्स व्हेन द एक्सपेंशन ऑफ एसओसी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्रांसपोर्ट, पावर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब हम इस पे पैसे लगाएंगे तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर वगैरह वगैरह ये सस्ती हो जाएंगी। दिस
एनकरेजेस द इन्वेस्टमेंट इन डीपीए। अगर हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो इंडस्ट्रीज पे प्रेशर होगा कि वहां जाके काम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो इससे डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज काफी ज्यादा डेवलप होंगी। इट becomes clear from the given figure, if investment is made in social overhead capital, the economy will follow DEGHK as its course of development। ये DEGHK क्या है वो बताता हूँ। अब ऊपर डायग्राम में देखो, यहाँ क्या है एसओसी, यहाँ क्या डीपीए। अगर हम एसओसी में इन्वेस्टमेंट करें तो कोर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम डी पॉइंट पे थे, एसओसी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई तो ये डी से ई पॉइंट पे चले गए। अब उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करने की वजह से हमारा प्रेशर क्रिएट होगा दूसरे सेक्टर में डीपीए में, तो डीपीए में इन्वेस्टमेंट यहाँ तक बढ़ गई, समझ गई बात, एफ तक। फिर क्या हुआ, फिर बैलेंस करने के लिए फिर वापस इधर आया, फिर हमने एसओसी में इन्वेस्टमेंट की तो जी से एच पे चले गए। जब इस पे इन्वेस्टमेंट की फिर से उधर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई और बैलेंस होकर फिर के पे आ गए, समझ गए बात। तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, इधर इन्वेस्टमेंट की फिर अनबैलेंस हुआ, फिर इधर इन्वेस्टमेंट आई फिर अनबैलेंस हुआ, तो हम ऐसे करते करते दूसरी कर्व्स पे शिफ्ट होते जा रहे हैं ना, हायर हायर कर्व पे। इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन एसओसी from D to E will induce greater investment in DPA up to point F because transportation power etc will become cheap and are now easily available। मैं आपको समझाता हूँ कि हमने D से E पॉइंट तक क्या बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट इन सोशल ओवरहेड कैपिटल। अब ये ई से ये देखते हुए ट्रांसपोर्ट सब कुछ सस्ता हुआ, फैक्ट्रीज ने इन्वेस्टमेंट यहाँ तक कर ली एफ तक, तो जब बढ़ेगी तो हम हायर कर्व पे और ऊपर चलेंगे ना, तो आउटपुट बढ़ गया। अब बाद में फिर जब तो अल्टीमेटली बैलेंस क्रिएट हुआ तो ये एफ से फिर से जी पे आ गया, समझ गए बात। तो एक बार तो वहां इन्वेस्टमेंट बढ़ गई और फिर से एफ से जी पे आ गया, फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ाई यहाँ पे बढ़ी और उसने और ज्यादा इन्वेस्टमेंट एनकरेज कर दी, कहाँ, दूसरे सेक्टर में डीपीए में, तो ये और ज्यादा ऊपर भाग गया जे तक और बाद में बैलेंस होकर फिर से नीचे आ गया के पे, समझ गए बात आप। ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन डीपीए इंक्रीजेज अंटिल द बैलेंस इज रिस्टोर्ड एट पॉइंट जी। तो क्या होगा, ये पॉइंट आपने एफ तक चले तो गए मगर फिर से ये जी पे आ जाएगा, बैलेंस मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। वही वाली बात जो मैंने अभी बताई। इन अदर वर्ड्स द इकोनॉमी विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट पॉइंट जी। फिर से हाउएवर जी इज लोकेटेड एट अ हाई आई इक्वी प्रोडक्ट कर्व। जी जो है वो बी बी कर्व पे है, जो ए कर्व जो है उससे ऊपर वाली कर्व है ना, ये बी वाली कर्व, तो ए वाली कर्व से ऊपर है, तो ऊपर जो है ज्यादा आउटपुट बन रही है, समझ की बात। और वैसे ही सी वाली बात कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, मतलब इससे पता लगा कि इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ गई। वी फर्दर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन लिखना था यहाँ पे, रुको 2 मिनट, इन्वेस्टमेंट इन एसओसी अप टू पॉइंट एच। अगर हम एच पॉइंट तक जाते हैं, मैं पहले आपको समझा देता हूँ, अगर फिर हम जी से एच पॉइंट पे जाते हैं तो एच पॉइंट से दूसरे पे इंकरेजमेंट होगी और फिर से ये वापस के पे आ जाएगा, समझ गई बात। तो वही चीज अब इंग्लिश में लिखनी है जैसे हमने पहले लिखी थी। दिस वुड फर्दर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इन डीपीए फ्रॉम जी टू जे। दिस इंड्यूसेस फर्दर इन्वेस्टमेंट इन डीपीए until the equilibrium is reached to point K on the higher ISO प्रॉफिट या आइसो प्रोडक्ट कर्व, मेरे से मुंह से प्रॉफिट निकल गया, सीसी इंडिकेटिंग अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, हायर लेवल ऑफ आउटपुट पे जाते रहेंगे, ठीक है। पहले इधर से इधर गए, फिर इधर गए, फिर वापस आए, ऐसे ही ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये तो था अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करें और एसओसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें और अनबैलेंस क्रिएट करें। दूसरी स्ट्रेटजी आ जाती है डेवलपमेंट वाया शॉर्टेज ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल। तो सिंपल वर्ड्स में अब एसओसी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अब डीपीए में इन्वेस्टमेंट करना है। अंडर दिस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड फर्स्ट इन डीपीए। अगर डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, द एक्सपेंशन ऑफ डीपीए बिल्ड्स अ प्रेशर ऑन एसओसी। इससे क्या होगा, जो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सोशल ओवरहेड कैपिटल पे अपने आप ही जो प्रेशर्स क्रिएट होंगे। इट बिकम्स क्लियर फ्रॉम द अबव फिगर, if investment is made in DPA, the course of development would be DFGJK। अब उल्टा चलते हैं। अब अगर डीपीए पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो वाई एक्सिस पे दिया हुआ है उस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये कोर्स रहेगा, पहले इन्वेस्टमेंट की, ये बढ़ गया, फिर सेंटर में आ गया और ये इधर चला गया क्योंकि एसओसी बढ़ गया, फिर वापस इधर आ गया ई से, फिर से जी पे, फिर से इधर इन्वेस्टमेंट की, दूसरे में इन्वेस्टमेंट एनकरेज हुई एच तक, फिर से वापस इधर आ गया। तो अब उल्टा प्रोसेस ही हमने करना है। अगर आपने डायग्राम पहले बना लिए, साथ के साथ सुनते रहेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। वी बिगिन बाय इंक्रीजिंग डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज फ्रॉम डी टू एफ। तो हम क्या करेंगे, ये जो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है वो डी से एफ पे बना लेंगे। अब इससे
एसओसी पे प्रेशर क्रिएट होगा और वो ई तक चला जाएगा। समझ गए बात? तो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। This results in an increase in the production cost substantially, and DPA producers would realize the possibility of making considerable economies through more investment in SOC facilities. तो वो कहेंगे SOC पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं. This would force SOC to increase to point E, and then equilibrium कहाँ पे आ जाएगा? अल्टीमेटली सेंटर पॉइंट पे G पे, जो कि हायर कर्व पे, और ये हायर लेवल ऑफ आउटपुट शो करता है. We further increase the investment in DPA, shifting G टू J. तो अगर हम G पॉइंट को J पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं, मैं यहां से ये रब कर देता हूं. ये जो G पॉइंट हमने हासिल किया था, फर्दर इन्वेस्टमेंट की, तो इससे एसओसी में फर्दर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और फिर घूम के ये वापस K पॉइंट पे आ जाएगा. उसको एक्सप्लेन करते हैं कि दिस क्रिएट्स प्रेशर for more investment in SOC, shifting from J to H. The equilibrium will be stuck at point K on the higher ISO product curve CC. This shows, या this path of growth is indicated by DGK. तो ये जो पाथ है ग्रोथ का, ये जो DGK, ये वाला जो पाथ है, ये ग्रोथ पाथ दिखा रहा है. तो ये जो लाइन है, ये दिखाती है, जो 45 डिग्री लाइन है, ये बैलेंस ग्रोथ की लाइन दिखाती है कि अल्टीमेटली एसओसी और डीपीए में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. अब इस थ्योरी के अंदर फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस आ जाती हैं, ये समझाऊंगा, और ये 2 मार्क्स में अलग से भी आ सकती हैं. क्रिएटिंग ऑफ अनबैलेंसेस आर अ प्री रिक्वेस्ट या प्री कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अकॉर्डिंग टू हिर्चमैन ये कहता है भाई अनबैलेंस क्रिएट करके तरक्की करेगा देश. हाउएवर, क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज विद विच टू क्रिएट इम्बैलेंस इन द सिस्टम. तो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे इम्बैलेंस क्रिएट होता है? दिस नेसेसिटेट्स द नॉलेज ऑफ इंटरलिंकेजेस अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो सेक्टर्स हैं किस तरीके से लिंक्ड है, लिंकेजेस के बारे में पता होना चाहिए. हिर्चमैन क्लासिफाइज दीज लिंकेजेस एज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस. तो ये क्या होते हैं? बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, ये बताता हूँ. अब बैकवर्ड लिंकेज पहले सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ. एक फैक्ट्री खुली, जब भी एक फैक्ट्री खुलेगी तो उसके रॉ मटेरियल देने वाली फैक्ट्री को एनकरेजमेंट मिलेगी, तो ये बैकवर्ड लिंकेजेस होगी. ग्रोथ ऑफ अ सेट ऑफ इंडस्ट्रीज स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ दोज इंडस्ट्रीज विच सप्लाई रॉ मटेरियल. अगर मैंने रेस्टोरेंट खोल दिया तो रेस्टोरेंट के लिए मुझे जो रॉ मटेरियल चाहिए उन बिजनेसेस को एनकरेजमेंट मिलेगी. समझ की बात? सेटिंग अप स्टील प्लांट फॉर एग्जाम्पल वुड स्टिमुलेट द डिमांड फॉर स्टील, क्रैप, कोल एंड अदर रिलेटेड गुड्स. अगर आपने स्टील प्लांट खोलना है तो जो भी रॉ मटेरियल स्टील में चाहिए होता है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी. प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स विल अकॉर्डिंगली इंक्रीजेस. दीज आर बैकवर्ड लिंकेजेस. तो इनको क्या कहा जाता है? बैकवर्ड लिंकेजेस कहा जाता है. जब भी हम एक इंडस्ट्री बनाते हैं, उस इंडस्ट्री को बनाने के लिए, उन इंडस्ट्री को प्रोवाइड करने के लिए जो रॉ मटेरियल वाली कंपनियां होती हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, जिनको बैकवर्ड लिंकेजेस कहा जाता है. फॉरवर्ड लिंकेजेस उल्टा हो गए कि हमने एक फैक्ट्री खोली, अब उसका सामान कोई और खरीद रहा है, उन फैक्ट्रीज को सस्ता पड़ रहा है, वो एनकरेज हो जाती हैं. फॉरवर्ड लिंकेजेस refers to the growth of certain industries owing to the initial growth of those which supply raw material. अगर एक इंडस्ट्री खुली, वो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है दूसरी इंडस्ट्रीज को, तो दूसरों को भी इंकरेजमेंट मिलेगी. एक्सपेंशन ऑफ स्टील इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल विल एनकरेज द इंडस्ट्रीज मेकिंग मशीन, टूल्स एटसेट्रा यूजिंग स्टील एज देयर बेसिक इनपुट. Study of forward and backward linkage facilitates the choice of activities through which growth with imbalance should be generated in the system. तो सिंपल वर्ड्स में बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज जो है फैसिलिटेट करती है ताकि एक जगह इम्बैलेंस क्रिएट करें तो दूसरे सेक्टर में अपने आप जो है इन्वेस्टमेंट हो जाएगी. इंडस्ट्रीज जनरेटिंग मैक्सिमम लिंकेजेस ought to be developed first. तो वो इंडस्ट्रीज जिसमें ज्यादा लिंकेजेस हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू हिर्चमैन क्या कहते हैं? द इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज सच एज स्टील एंड कोल आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट मैक्सिमम लिंकेजेस. तो उनको डेवलप करना चाहिए ताकि बाकी ओवरऑल सेक्टर में, ओवरऑल कंट्री में डेवलपमेंट हो. अब फीचर्स ऑफ द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ. अनबैलेंस ग्रोथ की थ्योरी के फीचर्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? द मेन फीचर्स ऑफ द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ आर डिस्कस्ड एज अंडर. नंबर 1, the theory propagates with the view that accelerating the process of growth with the view to accelerating the process of growth, investment should first be made on the key sectors. मतलब मेन सेक्टर्स जो थे या मेन जो फैक्ट्रीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. की सेक्टर्स या स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करो, बाकियों पे प्रेशर क्रिएट होगा, अपने आप डेवलपमेंट होगी. द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूसमेंट एंड प्रेशर. ये तो मैं बता चुका हूँ. इट इज द इंड्यूसमेंट और प्रेशर generated by some initial investment that calls for subsequent investment in the other activities or production. तो मतलब प्रेशर क्रिएट करो, की सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करके दूसरे सेक्टर्स के लिए प्रेशर क्रिएट करो. ठीक है. थर्ड पॉइंट आ जाता है द थ्योरी कॉर्पोरेट्स
corroborates the hypothesis of big push। तो ये भाई कहती है बिग पुश करना चाहिए, कॉर्पोरेट करती है उसको, ठीक है। तो कॉर्पोरेट बेसिकली ये कहती है कि भाई बल्क इन्वेस्टमेंट मत करो, ठीक है। कॉर्पोरेट करने का जो असल मीनिंग है वो डिफरेंट जगह पे इसको डिफरेंट तरीके से लिया गया है, बट जो कॉर्पोरेट में ये बेसिकली ये कहती है कि हमें जो है बेसिकली सपोर्ट करना चाहिए कि भाई बिग इन्वेस्टमेंट करो, मगर की सेक्टर्स के अंदर, समझ की बात, सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के अंदर। ये नहीं कि जैसे बिग पुश की थ्योरी कहती थी कि भाई हर एक सेक्टर में पैसा लगा दो बैलेंस ग्रोथ की तरह, वो नहीं, समझ की बात, की सेक्टर्स में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस। रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है कि भाई अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो हर जगह इन्वेस्टमेंट करें। द थ्योरी रिकॉग्नाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर विद रिगार्ड टू एसोसिएट एक्टिविटीज। तो यही कहती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का भी रोल होना चाहिए, ठीक है। अब इस थ्योरी की मेरिट्स क्या है? मेरिट्स ऑफ unbalanced growth theory. Number one, following are some of the notable merits. First आ जाता है realistic theory. The theory of unbalanced growth is realistic theory. The theory suggests appropriate utilization of scarce resources in less developed countries. LDCs मतलब less developed countries में जो scarce resources होते हैं उनको recognize करती है और उनको कहती है कि भाई resources scarce हैं, कमी है resources की, इनको fully utilize करना चाहिए। The considers यहाँ पे कंसिडर्स नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए था इट कंसिडर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ प्लानिंग। ये सारी की सारी ग्रोथ प्लानिंग के एस्पेक्ट्स को लेके चलता है कि भाई एक सेक्टर को डेवलप करो प्लान तरीके से ताकि दूसरे में अल्टीमेटली अपने आप डेवलपमेंट को प्रेशराइज किया जाए। It is rightly recommended that priority of investment should be accorded to those sectors of the economy which generate maximum linkages। और यहाँ ये भी कहा गया है कि उन सेक्टर्स को प्रायोरिटी दें जिसमें ज्यादा से ज्यादा लिंकेजेस हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है मोर इंपॉर्टेंस टू बेसिक इंडस्ट्रीज। इसमें बेसिक इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस दी है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। द थ्योरी अंडरलाइंस द सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। दिस विल ऑटोमेटिकली प्रेस फॉर द ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। स्टील वगैरह कोल वगैरह को एनकरेज करो ताकि बाकी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज को एनकरेजमेंट मिले। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। द स्ट्रेटजी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ जनरेट्स इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये कहता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन अपने आप हो जाएगी, एक जगह बल्क में इन्वेस्टमेंट कर दो। एस्टेब्लिशिंग key industries call for establishment of ancillary generating all round increase in income and employment। तो ये यही कहता है कि भाई हम की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करें तो जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उसमें अपने आप इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो जाएगी तो इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट अपने आप बढ़ जाएगा। ऑल्सो साइज ऑफ द मार्केट एक्सपेंड्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी बढ़ जाएगा, बेनिफिटिंग ऑल द इंडस्ट्रीज साइमल्टेनियसली। इससे सारी की सारी इंडस्ट्रीज का फायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एनकरेजमेंट टू न्यू इन्वेंशंस। अनबैलेंस ग्रोथ जनरेट्स pulls and pressures in the system calling for new inventions and innovations। इससे नई नई इन्वेंशन या इनोवेशन आती है, ये सबको पता है कि भाई प्रेशर क्रिएट होगा दूसरे सेक्टर पे काम करने का, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। सेल्फ रिलायंस इज द अंडरकरंट ऑफ द थ्योरी ऑफ unbalanced growth। It starts with the realistic assumption of the chronic scarcity of resources in less developed countries and contemplates to initiate and accelerate the process of growth in accordance with the needs and means of the country concerned। तो सिंपल वर्ड्स में ये कहता है कि भाई मेन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करो, दूसरे सेक्टर्स में प्रेशर क्रिएट होगा, वो खुद ब खुद डेवलप होंगे, तो उससे हमारी जो कंट्री है वो सेल्फ रिलायंस में आ जाएगी। मतलब कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और जो चीज़ें बाहर से मंगवा रहे थे वो चीज़ें भी अब विद इन द कंट्री ही बननी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक सरप्लस। द स्ट्रेटजी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ग्रेटर सरप्लस इन द सिस्टम। इससे सरप्लस बढ़ेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स एम्फेसिस अपॉन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो मोर एम्फेसिस कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज पे अगर रहेगा तो लिंकेजेस तो अपने आप बनेंगे। दिस स्ट्रेटजी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर इफेक्ट। इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट भी जनरेट होगा सिस्टम के अंदर और इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो आ ही जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी। ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है। थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ होल्ड्स इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में ये ठीक रहती है, ठीक है। देयरफॉर as a result of it production and employment increases in the short run। तो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। अब इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ। द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ have been criticized on the following grounds। Number one, inflation, very important। The theory gives undue emphasis to development through industrialization, not withstanding the significance of agriculture। ये कह रही है भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करो, एग्रीकल्चर की बात ही नहीं कर रही। बिकॉज ऑफ लॉन्ग जेस्टेशन लैग्स इन इंडस्ट्रीज, flow of goods is expected to be restricted during the short period causing inflation। अगर
इंडस्ट्रियल लैग का मतलब अगर एक फैक्ट्री खुलती है तो दूसरी फैक्ट्री को खुलने में टाइम लगेगा, रातों रात ही नहीं बढ़ेगी, मगर अगर दूसरी फैक्ट्री की डिमांड अचानक से बढ़ गई तो महंगाई क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि एक फैक्ट्री के खुलने पे रातों रात प्रेशर क्रिएट नहीं हो जाएगा कि नई फैक्ट्री दूसरी कोई खुल जाए। समझ की बात? इससे क्या है, रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी और इन्फ्लेशन आ जाएगी। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज सेकंड पॉइंट है, बीइंग कंसंट्रेटेड अपॉन अ कपल ऑफ इंडस्ट्रीज रिसोर्सेज मे नॉट बी अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज्ड। अगर सिर्फ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या पता रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना किया जा सके। सम सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विल ग्रो एट अ फास्टर रेट व्हाइल अदर्स रिमेन नेग्लेक्टेड। कि कुछ सेक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट करो वो तो डेवलप हो जाएंगे, बाकी सारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। जैसे इंडिया में आईटी सेक्टर काफी डेवलप हो गया, हल्की फुल्की इंडस्ट्रीज है, बाकी एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट में चल रहा है। नो मेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल्स। पॉल स्ट्रेटन थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि भाई सिर्फ ये कह रहा है कि अनबैलेंस क्रिएट करो, अनबैलेंस क्रिएट करो, अनबैलेंस क्रिएट करने में जो हर्डल्स होंगे उनकी तो बात ही नहीं की। पॉल स्ट्रेटन observes that the theory only mentions that establishing key industries presses for the establishment of other industries। ये यही कहती है मेन इंडस्ट्रियां सेटअप करो, बाकियों पे प्रेशर क्रिएट होगा। बट द थ्योरी इज ऑब्लिवियस मतलब इग्नोर करती है द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफिकल्टीज इन एस्टैब्लिशिंग की इंडस्ट्रीज टू बिगिन विद। ये थ्योरी ये तो बताती नहीं कि जब हम शुरुआत में की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने लगेंगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इट इज नॉट इजी टास्क टू एस्टैब्लिश की इंडस्ट्रीज राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम। जितनी भी मेन इंडस्ट्रीज हैं शुरुआत में ही वो डेवलप कर लो और एकदम से डेवलप कर लो, है तो इंपॉर्टेंट मगर मुश्किल टास्क है ना काफी। एस्टैब्लिशिंग की इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व सेवरल सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स। तो जो भी रुकावटें हैं वो तो उन्होंने डिस्कस ही नहीं की। द थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर दीज कंस्ट्रेंट्स, कि भाई मेन इंडस्ट्रीज बनाने में भी तो कुछ ना कुछ रुकावटें होंगी ना, उन रुकावटों को डिस्कस नहीं किया गया। नेक्स्ट है इंक्रीज इन अनसर्टेनिटी। द थ्योरी inherently assumes that the success of the growth process depends upon external trade and foreign aid। बेसिकली ये थ्योरी कहती है, एज्यूम करती है कि ग्रोथ प्रोसेस तभी सही रहेगा जब एक्सटर्नल ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा चल रहा होगा और फॉरेन एड भी आएगी बाहर से। दिस इंक्रीजेज अनसर्टेनिटीज of the growth process as external aid may not be available in time or in sufficient quantity। कि जो external aid है, जो बाहर से पैसा आना है, क्या पता जब चाहिए तब ना आए, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए उतनी क्वांटिटी में ना आए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अनबैलेंस इज नॉट नेसेसरी। कुछ लोगों का ये मानना है जरूरी है अनबैलेंस करके पंगा लेना देश की तरक्की का, ठीक है। द क्रिटिक्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट deliberately introducing unbalances in the system is not so much needed in less developed countries। क्यों? These unbalances या imbalances are caused on their own due to technical indivisibility and uncertain behavior of demand and supply forces। तो वो कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पहले से ही इतना इम्बैलेंस है, तुम और इम्बैलेंस कर दोगे तो ये तो स्यापा हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी। समझ की बात? नेग्लेक्ट ऑफ द डिग्री ऑफ अनबैलेंस। तो जितना अनबैलेंस करना है, कितना अनबैलेंस करना है वो तो बताया ही नहीं, कितने परसेंट अनबैलेंस करना है नहीं डिस्कस किया। हाउ मच टू इम्बैलेंस या अनबैलेंस एंड वेयर टू इम्बैलेंस, ठीक है, आर नॉट नोन अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ ये नहीं बताती कहाँ इम्बैलेंस करना है, कितना करना है। इट ओनली टेल्स अबाउट द नीड ऑफ इम्बैलेंस। ये बताती रहती कि भाई इम्बैलेंस चाहिए, इम्बैलेंस करना है, ये करना है, वो करना है, वो नहीं बताती कितना करना है, कैसे करना है। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। अगर किसी भी कंट्री में बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है वो भी प्रॉब्लम है। Unbalanced growth theory assumes the availability of certain basic facilities in terms of necessary raw materials, technical know-how एंड डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली ये थ्योरी मान के चलती है कि कुछ ना कुछ बेसिक फैसिलिटीज तो होनी चाहिए ना उन कंट्रीज में। हाउएवर इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज जनरली दीज फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल या कम होती हैं, तो बेसिक फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं है तो कहाँ से ये थ्योरी अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ लोकलाइजेशन। तो इन्होंने कहा था एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट करो, एक फैक्ट्री खोलेगी दूसरी को फायदा देगी। एक्सटर्नैलिटीज बीइंग द बेसिक या बेसिस ऑफ industrialization according to the unbalanced growth hypothesis there may be regional concentration of industries which impedes mobility of the factors। अगर एक ही रीजन में काफी इंडस्ट्रीज खुल गई और वो आपस में कर रही हैं काम और अच्छा प्रॉफिट में चल रही हैं तो वो तो रीजनल इनइक्वालिटी क्रिएट कर देगी। पूरे इंडिया में तो तरक्की हो नहीं रही, कहाँ हो रही है? मेन जगह पे जहाँ इंडस्ट्रीज खुली हुई हैं, गुजरात हो गया या फिर पुणे हो गया, दिल्ली, ये वो मतलब एनसीआर वगैरह, यहाँ खुली हुई हैं कंपनियां, पूरे इंडिया में थोड़ी ना खुली हुई, तो इम्बैलेंस टाइप हो गया ना। तो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स जो है वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होगी। अब एक फैक्टर वहां से निकल के कहीं और जाके काम कर नहीं पाएगा क्योंकि उन्हीं जगह पे सिर्फ जॉब्स अवेलेबल है। In short, the theory of unbalanced growth
does not offer convincing solution to the problem of growth of less developed countries। ऐसा पॉल स्ट्रेटन का मानना था कि भाई कोई कन्विंसिंग सॉल्यूशन नहीं दिया ग्रोथ का अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। पॉल स्ट्रेटन ओपाइंस दैट बिफोर अडॉप्टिंग द स्ट्रेटजी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ इट वुड बी एसेंशियल टू नो, अगर हमने अनबैलेंस ग्रोथ की थ्योरी लगानी है तो हमें पहले से पता होना चाहिए व्हाई डू वी नीड टू जनरेट इम्बैलेंसेस इन द सिस्टम, हमें सिस्टम में इम्बैलेंस क्यों करना है ये बात का पता होना चाहिए। वेयर टू इम्बैलेंस, किन सेक्टर्स में इम्बैलेंस करना है ये पता होना चाहिए। हाउ मच टू इम्बैलेंस, कितना इम्बैलेंस करना है ये पता होना चाहिए। एंड व्हाट आर द ऑप्टिमम लिमिट्स ऑफ इम्बैलेंस, जो कितने लेवल का इम्बैलेंस हजम कर सकती है हमारी इकॉनमी, वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था अनबैलेंस ग्रोथ की थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी मॉडल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा बैलेंस ग्रोथ वर्सेस अनबैलेंस ग्रोथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।